Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum first year. I hope you all are fine. Students, today we are going to start chapter number 2 of our chemistry book. We have completed the first chapter and now we are going to start second chapter which name is experimental techniques in chemistry. बच्चों जो बेसिक टेक्निक्स केमिस्ट्री के अंदर यूज़ होती हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. ख़ास तौर पे जो प्रैक्टिकल वर्क के अंदर टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं. जब हम केमिस्ट्री से रिलेटेड लेबॉर्ट्री वर्क कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो बेसिक टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जो बेसिक तरीक़ेकार यूज़ होते हैं, उन सबको हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. उससे पहले उन टेक्निक्स को डिस्कस करने से पहले बेटा आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहूँगी कि हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में एक ब्रांच एनालिटिकल केमिस्ट्री डिस्कस की थी, जिसमें हमने ये कहा था कि सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ सैंपल इसके अकॉर्डिंग की जाती है. सेपरेशन और एनालिसिस जो है कंपाउंड की इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर की जाती है. तो बेटा बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर एक कंपाउंड को सबसे पहले एनालाइज ही किया जाता है. तो बेसिक टर्म्स जो हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री से ही रिलेटेड होती हैं. तो फर्स्टली वी विल डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन. इसके अंदर केमिकल कैरेक्टराइजेशन की जाती है. और हमने तब भी ये बात पढ़ी थी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो दो तरह की होती है, या एनालिसिस जो है वो दो तरह की होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करते हैं, किसी भी कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं. क्वालिटेटिव एनालिसिस इज़ The chemist is concerned with the detection and identification of elements present in the compound. केमिस्ट क्या करता है, कंपाउंड के अंदर जो से एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है. फॉर एग्जांपल अगर वो ग्लूकोज की एनालिसिस कर रहा है तो वो पहले देखेगा कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लूकोज जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है. तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर ये जज किया जाता है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. ठीक है, हम लोगों को ग्लूकोज की क्वालिटेटिव एनालिसिस से ये पता चलेगा कि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है. नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर जो कंपाउंड हम लोगों ने एनालाइज किए हैं उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स डिटेक्ट हुए हैं उन एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन या अमाउंट जो है वो डिस्कस की जाती है या वो डिटरमाइन की जाती है. तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज़ द रिलेटिव अमाउंट ऑफ एलिमेंट आर डिटरमाइंड. इसके अंदर एलिमेंट की रिलेटिव अमाउंट को डिटरमाइन किया जाता है. बेटा जो कंप्लीट क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं. क्वांटिटेटिव एनालिसिस आफ्टर क्वालिटेटिव एनालिसिस की जाती है. तो एनालिसिस के अंदर सबसे पहले हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं. और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए जो कंप्लीट क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उसके लिए ये नीचे जो स्टेप दिए गए हैं इनको फॉलो किया जाता है. सबसे पहले क्या किया जाता है, ऑब्टेनिंग अ सैंपल फॉर एनालिसिस. एनालिसिस के लिए एक सैंपल ऑब्टेन किया जाता है और फिर उसके डिज़ायर कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट किया जाता है. यह है सेकंड स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज़ ऑब्टेनिंग अ सैंपल. सेकंड स्टेप इज़ सेपरेशन ऑफ डिज़ायर कॉन्स्टिट्यूएंट. थर्ड स्टेप इज़ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट. थर्ड स्टेप के अंदर उसकी मेजरमेंट की जाती है और रिजल्ट को कैलकुलेट किया जाता है. और फोर्थ स्टेप के अंदर ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम एनालिसिस. उसको एनालिसिस से कंक्लूजन को ड्रॉ किया जाता है और जो रिज़ल्ट है या कंक्लूजन है उसको फिक्स किया जाता है या उसको सोच लिया जाता है या फिर उसको ड्रॉ कर लिया जाता है कि ये सब सारे का सारा काम ये है, उसका रिज़ल्ट ये होगा. ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हैं जिसके अंदर कंप्लीट एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जाती है. अब हम डिफरेंट टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे जो बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर यूज़ होती हैं. मतलब कि आप जानते हैं कि एनालिसिस के अंदर सेपरेशन और सेपरेशन की जाती है बेसिकली. तो सेपरेशन की कुछ टेक्निक्स हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो पहली टेक्निक जो हम डिस्कस करेंगे वो है फ़िल्ट्रेशन. और फ़िल्ट्रेशन की टर्म से आप लोग भी वाकिफ़ हैं, हमने पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कस किया हुआ है इस टर्म को. तो फ़िल्ट्रेशन के अंदर क्या किया जाता है, सेपरेट इनसोल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड. लिक्विड के अंदर से उन इनसोल्युबल पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती या फिर जो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हुए होते. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वाटर के अंदर सैंड को मिक्स कर दिया है. अब आप चाहते हैं कि ये सैंड अलग हो जाए और वाटर अलग हो जाए, तो उसके लिए आप फ़िल्ट्रेशन की टेक्निक यूज़ करते हैं क्योंकि आप सब जानते हैं कि सैंड जो है वो वाटर में इनसोल्युबल है. इसी तरह
हम फिल्ट्रेशन जो है डिफरेंट फिल्टरिंग मीडिया को यूज़ करके कर सकते हैं, और नेचर ऑफ पार्टिकल्स वो फैक्टर है जिससे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सा फ़िल्टरिंग मीडिया यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग कोई ऐसा फ़िल्टरिंग मीडिया यूज़ कर रहे हैं जिसके साथ पार्टिकल्स रिएक्ट कर जाएं, जिसके साथ पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी शक्ल को, अपनी प्रॉपर्टीज़ को बरकरार ना रख सके, तो ऐसे फ़िल्टर मीडिया को यूज़ करने से हम अवॉइड करते हैं। हम वो फ़िल्टर मीडिया यूज़ करेंगे जिसके साथ नेचर ऑफ पार्टिकल्स मैच करती हो। ऐसे फ़िल्टर मीडिया को हम प्रेफरेबली यूज़ करते हैं। और मोस्ट कन्वीनियंट जो वे है फ़िल्ट्रेशन का वो है फ़िल्टर पेपर और फ़िल्टर क्रूसिबल को यूज़ करके जो हम फ़िल्ट्रेशन करते हैं, उसके थ्रू हम फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस जो करते हैं वो सबसे ज़्यादा ईजी है। तो हम आज वही डिस्कस करेंगे, फ़िल्ट्रेशन थ्रू फ़िल्टर पेपर। फिल्ट्रेशन बाय ग्लास फनल एंड फिल्टर पेपर इज़ यूजुअली अ स्लो प्रोसेस। ये एक स्लो प्रोसेस होता है और मिक्सचर जो है वो फिल्टर पेपर के ऊपर पोर किया जाता है। तो क्या होता है, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स ऊपर फिल्टर पेपर पर रह जाते हैं और बाकी हमारा जो लिक्विड पोर्शन होता है वो नीचे कलेक्ट हो जाता है। इस तरीके से फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर की जाती है। लेकिन जो आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते होंगे कि इसकी जो अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से की जाती है। जो हमारे पास ग्लास फनल है उसके अंदर फ़िल्टर पेपर सेट किया जाता है, और ग्लास फनल की नीचे जो ये लंबी लाइन होती है इसको हम स्टेम बोलते हैं। ठीक है, इसमें से लिक्विड पास आउट करके नीचे कंटेनर के अंदर जमा हो जाता है, और जो सॉलिड पार्टिकल होता है वो ऊपर फ़िल्टर पेपर के ऊपर कलेक्ट हो जाता है, और इसको हम सॉलिड रेजिड्यू बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से फिल्ट्रेशन करवाई जाती है। अब फ़िल्टर पेपर और फ़नल किस तरह की होनी चाहिए फ़िल्ट्रेशन के लिए, तो डिफरेंट साइज़ के फ़िल्टर पेपर जो से हैं वो अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा फ़िल्टर पेपर में बारीक पोर्स होते हैं जिसमें से लिक्विड पास करता है, और उन पोर्स का साइज़ भी डिफरेंट अवेलेबल होता है। तो पोर साइज़ डिपेंड करता है कि हमने किन पार्टिकल्स को उसमें से गुजारना है और किन पार्टिकल्स को हम लोग चाहते हैं कि नहीं गुजरता। तो हम इनसॉल्युबल पार्टिकल्स के साइज़ पर डिपेंड करते हुए ये डिसीजन लेते हैं कि हम कौन सा फ़िल्टर पेपर यूज़ करेंगे या कौन से पोर साइज़ का फ़िल्टर पेपर यूज़ करेंगे। फ़िल्टर पेपर जो है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि जब हम उसके अंदर अपना सारे का सारा सोल्यूशन डाल दें तो उसका सिर्फ 1/4 से लेके 1/2 जो है वो प्रेसिपिटेट से फुल होना चाहिए। मीन्स कि ऐसा ना हो कि आप बहुत छोटा फ़िल्टर पेपर ले लें कि आपके जो पार्टिकल्स हैं या इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स हैं वो फ़िल्टर पेपर को क्रॉस करके ऊपर जा रहे हों या साइड से निकल रहे हों। आपका फ़िल्टर पेपर इतना होना चाहिए कि जब आप पूरी फ़िल्ट्रेशन करवा लें तो आपका जो इनसॉल्युबल मटेरियल है वो 1/2 या 1/4 पोर्शन के अंदर सेपरेट हो जाए। उसके बाद फ़नल कैसी होनी चाहिए, फ़नल इतनी बड़ी होनी चाहिए कि फ़नल की जो ऊपर वाली रिम है, जो उसकी ऊपर वाली बाउंड्री होगी उसको हम रिम बोलते हैं, वो फ़िल्टर पेपर से 1 to 2 सेंटीमीटर इन सर्कमफेरेंस ऊपर हो, और जो फिल्ट्रेशन है उसके अंदर से स्लोली हो सके। और स्टेम जो सी है वो जब हम फिल्ट्रेशन करवाते हैं उसको कॉन्टीन्यूसली फुल ऑफ लिक्विड होना चाहिए, एज देयर इज़ लिक्विड इन अ कॉनिकल पोर्शन। मतलब कि जब आप फिल्ट्रेशन करवाते हैं तो उसकी जो स्टेम है उसको फुल ऑफ लिक्विड होना चाहिए जब उसमें से फिल्ट्रेट पास कर रहा है। ठीक है, और जो फ़नल की स्टेम है वो सेवरल इंचेस लॉन्ग होनी चाहिए। मतलब कि जिस बीकर के अंदर आपके फिल्ट्रेट नहीं आना है उस फिल्ट्रेट से वो स्टेम जो है वो 1 to 2 सेंटीमीटर ऊपर होनी चाहिए, उसकी ज़मीन को टच नहीं करनी चाहिए, 1 to 2 सेंटीमीटर ऊपर होनी चाहिए। द टिप शुड टच द साइड ऑफ द बीकर, और उसकी जो टिप है उसको बीकर की साइड पर टच करना चाहिए। इससे हम क्या करते हैं, बीकर के अंदर स्प्लैशिंग को रोक सकते हैं। एक तो होता है ना कि आप दरमियान के अंदर लिक्विड डायरेक्ट गिरता है, जब वो गिरता है तो वो कतरे के जो छींटे होते हैं वो दीवारों पर लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, उसकी स्टेम को बीकर के साथ टच करने देना है। मतलब कि आपने बीकर के दरमियान में उसे सेट नहीं करना, साइड पर सेट करना है कि उसकी जो स्टेम है वो बीकर की वॉल के साथ टच करे। तो जो लिक्विड पास आउट करेगा वो वॉल के साथ साथ नीचे आएगा और स्प्लैशिंग नहीं होगी इससे।
इस तरीके से हम स्प्लैशिंग से फिल्ट्रेशन को बचा सकते हैं। और हमारा ये ऐसा होगा कि जब हम लोगों ने फिल्ट्रेट जो उसकी मेजरमेंट करनी है तो उसमें फिर कोई मेजरमेंट के अंदर कोई ऊंच नीच नहीं आती, बिल्कुल सही होती है। अब हम लोगों ने जब फ़िल्टर पेपर को फ़नल के अंदर रखना है तो उसकी फोल्डिंग कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो इन पॉइंट्स को आपने अपने माइंड में रखना है फिल्ट्रेशन को करते हुए कि फ़िल्टर पेपर को 2 दफ़ा फोल्ड किया जाता है। जो पहला फोल्ड होता है वो अलॉन्ग द डायमीटर होता है और जो सेकंड फोल्ड होता है वो इस तरीके से होता है कि उसके एजेस एक दूसरे के साथ टच नहीं करते। इस डायग्राम से आपको क्लियर होगा। देखें, जो पहला फोल्ड है वो अलॉन्ग डायमीटर है और जो सेकंड फोल्ड है उसको इस तरीके से किया जाता है कि दोनों के जो एंड पॉइंट्स हैं, जो एजेस हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलने नहीं चाहिए। थोड़े से फ़र्क पे हम इसको फोल्ड करते हैं। उसके बाद फिर हम इसको इस तरीके से खोलते हैं कि 3 टोटल ये जो सी होंगी ना, टोटल 4 साइड्स होंगी फ़िल्टर पेपर की। इसके अंदर 4 तहें होंगी फ़िल्टर पेपर की। आपने इसको इस तरीके से खोलना है कि 3 साइड्स एक साइड पर रह जाए और 1 साइड जो है वो एक साइड पर रहते, तो ये कॉन शेप्ड फ़िल्टर पेपर आपके पास आ जाएगा। और फिर लार्जर सेक्शन की साइड पर इसको खोला जाता है। और इसके अलावा ये बात है कि एपेक्स एंगल जो है, जो एपेक्स एंगल होता है बेटा, उसका मतलब ये है कि जो आपके पास ट्रायंगुलर शेप्ड आया है उसका जो एंगल होगा उसको हम एपेक्स एंगल कहते हैं। तो फनल का एपेक्स एंगल जो है वो 60 डिग्री होना चाहिए और आप जो पेपर फोल्ड करते हैं उसका 60 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो उसके अंदर अच्छे तरीके से फिट आ सके। ये बात आपने अच्छे से याद करनी है कि फ़नल का एपेक्स एंगल 60 डिग्री होना चाहिए और जो फ़िल्टर पेपर आप उसके अंदर रखेंगे उसका एपेक्स एंगल 60 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। और जो फिल्ट्रेशन है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है, इसलिए हम लोग जो है एयर पार्टिकल्स को उसके अंदर नहीं आने दे सकते। मतलब कि बात का मकसद यह है कि फ़िल्टर पेपर और फ़नल के दरमियान में एयर नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर वो उनके एंड पॉइंट्स, जहाँ पर एपेक्स एंगल दोनों के मिलते हैं, उनके दरमियान में अगर एयर होगी तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सक्शन क्रिएट हो जाती है। इस वजह से फिर वो बहुत स्लो हो जाता है। तो वहाँ पर एयर नहीं आने देनी, उसको अच्छे तरीके से वहाँ पर अटैच होना चाहिए। उसके बाद है बेटा एक और तरह का फ़िल्टर पेपर यूज़ हम करते हैं, उसे कहते हैं फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर। ये साथ एक पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा, वो इस तरह का होता है। फिल्ट्रेशन को कॉनिकल फ्लास्क में से बढ़ाने के लिए हम फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं। और ऐसा पेपर तैयार करने के लिए आपने बचपन में आप वो पेपर को फोल्ड करके हम एक पंखा बनाते होते थे कि एक फोल्ड इधर को कर लिया, फिर एक उसकी ऑपोजिट साइड पर कर लिया, तो वो फ़ैन लाइक अरेंजमेंट बनती थी। उस फैन लाइक अरेंजमेंट को हम बोलते हैं अल्टरनेट एलिवेशन एंड डिप्रेशंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि उसमें एक उतार हो रहा होता है, एक चढ़ाव हो रहा होता है, इसलिए उनको हम एलिवेशन और डिप्रेशन बोलते हैं हर फोल्ड पर। इस तरीके से वो फ़िल्टर पेपर तैयार किया जाता है और वो उसका मकसद सिर्फ फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को तेज़ करना है, क्योंकि इन फोल्ड्स की वजह से पेपर का सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है और सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर क्रूसिबल। जो दूसरा आसान तरीका है फ़िल्टर क्रूसिबल से फिल्ट्रेशन करवाने का, वो है हम फ़िल्टर क्रूसिबल यूज़ करते हैं। ये एक तरह का आप फ़िल्टरिंग अपरेटस कह सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली 2 तरह के फ़िल्टरिंग क्रूसिबल यूज़ होते हैं। एक होता है गूज क्रूसिबल, ये पोर्सलिन से बना होता है और इसके बॉटम के अंदर परफोरेटेड बॉटम होता है। परफोरेटेड बॉटम्स मीन इसके बॉटम के अंदर होल्स होते हैं, सुराख होते हैं, और फिर उन सुराख को पेपर पल्प के ज़रिए जो है वो कवर किया जाता है। और क्विक फिल्ट्रेशन जो है वो गूज क्रूसिबल को सक्शन फिल्ट्रेशन अपरेटस के साथ लगाकर की जा सकती है। और ये उन प्रेसिपिटेट्स की फिल्ट्रेशन के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है जो इग्निटेड हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पर, मतलब जिनको जलने का ख़तरा होता है अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हम इसकी परफोरेशन को एस्बेस्टॉस मैट से कवर कर दें तो हम उन सॉल्यूशंस को फिल्ट्रेट कर सकते हैं जो कि फ़िल्टर पेपर के साथ रिएक्ट करे थे। अब देखें, अगर आपके पास कोई एसिडिक नेचर वाला फिल्ट्रेट है, अगर आप उसको फ़िल्टर पेपर पर डालेंगे तो वो एसिडिक तेज़ाब होता है, तो वो पेपर को जला देता है, तो उससे फिर फिल्ट्रेशन नहीं हो पाती। ऐसे सब्सटेंस की फिल्ट्रेशन के लिए एस्बेस्टॉस मैट यूज़ किया जाता है, जैसा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पोटाशियम परमैंगनेट। ये अगर फ़िल्टर पेपर के ऊपर से पास आउट करें तो फिर ये पेपर को जला देते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एस्बेस्टॉस मैट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल जो है बेटा वो ग्लास से मिलकर बनी होती है। इसकी भी नीचे जो सी पोरस ग्लास डिस्क होती है,
जिसको जो बॉटम के अंदर इसके सील की हुई होती है, और ये यूज़ करने में ज़्यादा आसान होती है क्योंकि इसको तैयार नहीं करना पड़ता। जब हम गुज क्रूसिबल यूज़ करें तो उसके लिए हम लोग पहले क्रूसिबल लेते हैं, फिर अंदर फ़िल्टर पेपर बिछाते हैं, फिर फ़िल्टर पेपर जो है वो उसके साइज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, पोरो साइज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर हम लोग ये देखते हैं कि कहीं का हम कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं यूज़ करें जो फ़िल्टर पेपर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन जब हम सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल यूज़ करते हैं तो हमें ये सारी की सारी प्रिपरेशन नहीं करवानी पड़ती। इसलिए सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल जो है वो गूज क्रूसिबल से इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल इज़ ईजी टू यूज़ दैन गूज क्रूसिबल। इसके अलावा एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि ऐसे केमिकल्स जो फ़िल्टर पेपर के साथ यूज़ कर लिए जो फ़िल्टर पेपर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं उनके लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, तो उनके लिए एस्बेस्टॉस मैट यूज़ किया जाता है। ये भी आपसे एमसीक्यूज़ में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि फ़िल्टर पेपर और फ़नल का अपेक्स एंगल कैसा होता है, फ़िल्टर पेपर फिल्ट्रेशन के लिए कैसा होना चाहिए, फ़नल कैसी होनी चाहिए, स्टैम्प और फ़िल्टर बीकर को कैसे अरेंज करना चाहिए। ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं। सेम इसी तरह स्टार्ट में हमने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पढ़ा था, दोनों का डिफरेंस, और कंप्लीट क्वांटिटेटिव एनालिसिस के स्टेप्स आपको अच्छे से आने चाहिए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।